So this session is dedicated to lakhs of people. लाखों people जो हर साल डायबिटीज के कारण अपने प्राण गंवाते हैं, ये सेशन उनको डेडिकेटेड है। ये सेशन उनको डेडिकेटेड है जो पेशेंट्स डायबिटीज के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, या हार्ट अटैक या स्ट्रोक से उनकी डेथ हो जाती है, या डिसेबिलिटी हो जाती है। So I like to dedicate session to these patients. Personally, I want to share with you. आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने छोटे कजन ब्रदर की डेथ डायबिटीज के कारण होते देखी है। He was a dialysis patient और मैंने वो पेन देखा है। I was standing on his bedside, but we could not do anything. We could only say think कि काश इन्होंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर ली होती और ये यहाँ ना पहुंचते। मैंने अपनी बुआ जी, जो मेरी माता जी के बाद सबसे ज्यादा मेरे को प्यार करती थी, या मेरी माता जी से भी ज्यादा प्यार करती थी, मैंने उनकी डायबिटीज के कारण टांग कटते हुए देखा और उनका फ्लैट था वो उन्होंने हमने बेच के मेरे अंकल ने ट्रीटमेंट कराया, गंगाराम हॉस्पिटल में एम्पुटेशन कराया, बट हम उनको नहीं बचा पाए। मैंने अपने छोटे चाचा जी को, जो मेरे फादर से 10 साल छोटे, स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस होते हुए देखा और अल्टीमेटली 10 साल पैरालिसिस में रहे, देन ही पास। तो मैंने वो पेन देखा जब मैं, पर हर बार एक ही क्वेश्चन आता था कि क्या हम उसको बचा सकते थे, क्या हम उसको ठीक कर सकते थे। हाँ, शायद हमें तब नॉलेज होती या फैमिली को डायबिटीज की नॉलेज होती, शायद उनको अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो हम बचा सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बैठे हैं यहाँ, क्वेश्चन यही है, क्या हम अपने आसपास के डायबिटिक पेशेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, क्या हम उनको बचा सकते हैं? मेरे ख्याल हम प्रयास तो कर सकते हैं। तो ये बात कहते हुए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड चीजें रहने ओके। डायबिटीज के कारण काफी डेथ्स होती है। सॉरी, मैं घबराया नहीं हूँ, पर मुझे पसीना आता है। मैंने आपसे कहा भी था 21 करने के लिए। ओके, राइट। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ होती है। डायबिटीज से आज तक किसी की डेथ नहीं हुई, और आप इसकी केस हिस्ट्री देखेंगे या डेथ की रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ ये नहीं देखेगा दिस पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बट डायबिटीज के कारण जो और प्रॉब्लम होती है उससे पेशेंट का साइड और प्रीमेच्योर डेथ होता है। जैसे मैं आपको अपना फैमिली का खुद बता चुका हूँ कि प्रीमेच्योर डेथ का मतलब जो उसको नॉर्मल पेशेंट को जितना जीना चाहिए था उससे वो कई साल ज्यादा पहले जी जाता, डेथ हो जाती है। और फीमेल्स में 3 टाइम्स मोर। अगर कोई फीमेल है, हेल्दी फीमेल, और एक डायबिटिक फीमेल है, उसमें 3 टाइम्स हाई अर्ली डेथ रेट है, और यही मेल्स के केस में 2.5 टाइम्स अर्ली डेथ रेट। ये फिगर ही बताती है कि डायबिटीज को हम लाइटली नहीं ले सकते, राइट? ओके। डायबिटीज का हमारी पॉकेट या हमारी इकोनॉमी में बहुत असर पड़ता है। और आपके नोन सर्कल में कुछ डायबिटीज होंगे तो आप देखेंगे मेडिकेशन, डॉक्टर विजिट्स, हॉस्पिटल विजिट्स, हॉस्पिटल स्टे, मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी, ऑपरेशंस और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है जो पैसे में दिखती है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या? पेशेंट का सफरिंग बिकॉज ऑफ डायबिटीज। समटाइम्स देयर इज अ लॉस ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ओके, देन आपका एक कैरियर होता है। अगर आप देखें, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, 35 to 40 ईयर्स का जो टाइम होता है, 45 ईयर्स का टाइम होता है, उस टाइम हम लोग का कैरियर पीक पे होता है या नहीं होता है? Yes. अब डायबिटीज इज वन डिजीज जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। आप उतने एक्टिव नहीं रहते, आप उतने हेल्दी नहीं रहते, आपकी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, और वही आपके कैरियर का पीक टाइम है। सो इट इफेक्ट्स योर कैरियर। सोशली रिस्पेक्ट कम हो जाती है, बिकॉज आप खुद ही हेल्दी नहीं है तो आप किसी और की क्या हेल्प करेंगे। आपकी सेविंग्स चली जाती है ट्रीटमेंट में, आपका पोर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको कहना चाहूंगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने में एक बहुत छोटा वर्ड लगता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ी टर्म है। आप वर्क प्लेस पे कैसे हैं, आपका अपनी फैमिली में क्या रोल है, आप अपनी फैमिली में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
कई बार छोटी छोटी चीजें, बाहर खाना खाने जाना है, घर में कुछ मीठा बनना है, घर में कहीं और जाना है, ये सारी चीजें डायबिटीज के कारण पेशेंट के अलावा उसकी फैमिली भी इफेक्टेड होती है। आपने अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन में भेजना है, हायर एजुकेशन में भेजना है, आपके ड्रीम्स थे, बट आपकी इस डिजीज में सारा बजट चला गया। 3 बार आप हॉस्पिटल में गए, हर बार 5-7 लाख रुपया खर्च करके बाहर आए, तो बच्चा भी चुप हो जाता है, वो कहता है पापा नहीं मैं इंडिया ही रहूंगा। और उधर से एक सोशल प्रेशर हो जाता है, आप बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हो, आप ठीक नहीं रहते हो, आपके पास होना चाहिए। आप एग्री करेंगे या नहीं? yes, आप बताइए उस बच्चे का क्या कसूर है? और उसके फादर को डायबिटीज है, क्या उस बच्चे की गलती है? वो अपने ड्रीम्स भी इस कारण सेक्रीफाइस करते हैं। पेशेंट्स को डायबिटीज के सेक्सुअल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट। व्हाई आई एम टॉकिंग दिस? बिकॉज हमारी सोसाइटी में लोग ओपनली इस बात को नहीं बोलते, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मेल्स और फीमेल्स दोनों जो डायबिटिक होते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत when they go to discuss with their doctors, और कुछ लोग अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते। तो ये इम्प्लीकेशन भी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है जो उनके साथ होती है। उठना बैठना खाना। ओके, आई सी सम ऑफ पीपल दे आर स्माइलिंग इन द फ्रंट रो। मेरे ख्याल कोई जोक तो नहीं ना? ओके, सो ये इसकी डायबिटीज की बहुत कॉम्प्लिकेशन है जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो नॉर्मल पेशेंट की, नॉर्मल पर्सन की तरह अपने साथ बिहेव करता है, ना वो जी पाता है, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर बहुत पड़ता है, राइट? तो क्या हम इसको बचा सकते हैं? ये क्यों होता है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सो व्हाट डज दिस स्लाइड टेल यू? We can win over diabetes. इतना सब कुछ अंधकार में नहीं है। ये सारी पर्सनैलिटीज जो यहाँ दिख रही हैं, इन्होंने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया। अमिताभ बच्चन डायबिटिक, वसीम अकरम डायबिटिक, ओके, कमल हसन डायबिटिक, कौन साइड कर दो? डायबिटिक। फिल्म एक्ट्रेसेस भी हैं, स्लाइड्स परमिट नहीं कर रही थी, ओके, एंड विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द फीमेल सिटिंग हियर, सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस जो आज भी इतने साल की हो गई और ग्लैमरस लगती है, रेखा, शी इज डायबिटिक। सोनम इज डायबिटिक। हॉलीवुड की मूवीज देखता है कोई? हैली बेरी डायबिटिक। एंड देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस। सो आई एम बीइंग टोल्ड कि आप पॉलिटिक्स की बात मत करो, आप बीजेपी के लीडर का नाम लोगे तो कांग्रेस का भी लेना पड़ेगा, मैं नाम नहीं। तो दीज पर्सनैलिटीज दे वर ऑल डायबिटिक, पर इन सब लोगों ने हम नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा काम किया। इन सब लोगों ने 18-18 घंटे काम किया हुआ है। इन्होंने डायबिटीज को इम्पैक्ट नहीं करने दिया अपनी नॉर्मल लाइफ। व्हाई? बिकॉज दे लिव्ड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे वर्दी स्पीकर्स ने पहले भी ये बात कही कि आपको सिर्फ दवा लेने से ठीक नहीं हो जाओगे, दवा के साथ आपको अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ हमारा रोल रहेगा। आज जो हमारी बहुत एम्बिशियस प्लान्स हमने सुबह डिस्कस की, वहाँ हम सिर्फ अपनी दवा नहीं बेचने जा रहे, हम उस पेशेंट को एक कंप्लीट सोल्यूशन देने जा रहे हैं कि कैसे हम ये सब चीजों के साथ मिलके एक होलिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं डायबिटीज। तो मेरा आपसे बार बार मैं आपको इस चीज पे रिविजिट करूंगा कि अलॉन्ग विद एजुकेशन यू नीड टू हैव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ। आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ तो हम सबको ही पेशेंट को बताना। ओके, अभी तो कोई क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर। लाइक डायबिटिक में हरदम कहते हैं कि आप अपना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो देयर आर चांसेस कम होने के। यस। तो वसीम अकरम तो ग्रेट फास्ट बॉलर था और उसको 18 साल में डायबिटिक हो गया, तो उससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो कोई नहीं करता होगा, बट उसको क्यों डायबिटिक हो गया, ये मैं जानना। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरी 3 स्लाइड्स के बाद है, इफ यू कैन पार्ट। मैं वहां जब आऊंगा तो बताऊंगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? या शायद यहाँ से कुछ पूछ रहे थे सर, आपने 30 बोला
एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अब हम थोड़ा सा ये हाँ बताइए ना। जेनेटिक ओके, वेलकम टू दैट मैम, उस पर भी आएंगे आप। डायबिटीज और जेनेटिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और हम उस पॉइंट पे हैं। ओके, तो हम थोड़ा एक साइंस की तरफ चलते हैं, राइट। तो आज प्री-लंच सेशन में ऑर्गन्स की बात हो रही थी, ऑर्गन सिस्टम्स की बात हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइंस की तरफ जाते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे स्कूल टाइम में, तो वो वापस हम उनको स्कूल या कॉलेज की तरफ लेके जाते हैं। और जो लोग ने साइंस नहीं पढ़ा उनके लिए एक नई लर्निंग होगी, राइट। तो मैं बोर्ड में आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, जैसा हम यहाँ रूम में बैठे हैं, राइट, हम बिल्डिंग में बैठे हैं। तो बिल्डिंग बेसिक किस चीज से बनती है? कोई भी बिल्डिंग किससे बनेगी? ब्रिक्स से बनती है। ऐसे हमारी जो बॉडी है वो भी एक स्ट्रक्चर है। तभी जैसे ब्रिक्स हमारी बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। और ऐसे हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, राइट, जो डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं वो मिलकर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं। सुबह सर बता रहे थे ना, ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिक मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और मैंने ये स्ट्रक्चर बताना क्यों शुरू किया और क्यों बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, कि हमें याद करना है कि सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत जरूरी है समझना। ये मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है, राइट, सेल को शेप देती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू सेल के अंदर अलग अलग चीजें जाती हैं जो सेल यूज करता है और बाहर भी आती है, राइट। आयनिक एक्सचेंज, हाँ, आयन एक्सचेंज, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें। तो ये सब किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन से। एक बात याद हो गई, बेसिक पार्ट सेल है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। मतलब जो हमें खाना खाना है वो अंदर जाएगा, ग्लूकोज, और डाइजेस्ट होके सेल से बाहर आएगा मेटाबॉलाइज, राइट। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रोल, इसलिए क्योंकि ये सिलेक्टिव होती है। कुछ चीजों को अंदर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। लास्टली ये सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड से। किससे बनती है? तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड से, राइट। बस इतना हम याद रखेंगे, राइट, हम जब आगे का नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अब ये बहुत सारे एक तरह के सेल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और इस टाइम हम जिस ऑर्गन की बात करना चाह रहे हैं इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। ओके, सो यू हैव पेनक्रियाज, इट इज अ ग्लैंड जो स्टमक के नीचे होता है, ठीक है, स्टमक के बिल्कुल नीचे पेट होता है। इसमें दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के लिए, राइट, जिनका डायबिटीज में रोल होता है। ऐसे दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल को बोलते हैं बीटा सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं अल्फा सेल। ये बीटा सेल हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। बीटा सेल हार्मोन बनाता है जिसका नाम इंसुलिन है, और अल्फा सेल्स हार्मोन बनाता है जिसका नाम ग्लूकागॉन। इंसुलिन का बॉडी को चाहिए होती है जब हम खाना खाते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठे आ जाता है, राइट, तो इंसुलिन बॉडी में रिलीज होता है। और जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाए, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्लूकागॉन। ये बात क्लियर हो? इसके ये दो चीजें आपको याद करनी है, दो हार्मोन्स, इनके यूज हम आगे बार बार करेंगे। सो पेनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो दो हार्मोन्स बनाता है जो ग्लूकोज का कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम ग्लूकागॉन।
ये हमारा न्यूट्रोसोलिन के मैकेनिज्म में भी आएगा ये वाला पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, राइट। अब इंसुलिन कब रिलीज होगी? जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा। जैसे हम खाना खाएंगे तो, ठीक है। और जब खाना खाएगा कुछ टाइम हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ग्लूकोगॉन रिलीज, राइट? क्लियर? यस। ओके, आप मेरे को जहां चाहे रोक सकते। अब इंसुलिन बॉडी में कैसे रिलीज होती है, उसका पैटर्न क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने खाना खाया, तो खाना जैसे आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मील्स लिए, जैसे ही आप खाना खाएंगे ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये इंसुलिन के लेवल ज्यादा होता है। और जैसे आपने खाना खा के ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो इंसुलिन का लेवल भी कम हुआ। आप देख पा रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जस्ट टू सी वेदर वी आर अवेक और नॉट। तो ये जो पेशेंट है जिसका हमने यहाँ इंसुलिन लेवल खाया है, ये सबसे हल्का मील कौन सा खाता है पेशेंट? मे बी लंच, इन तीनों मील में सबसे हल्का मील कौन सा है? लंच। इन तीनों मील को छोड़ के जो ये टुटपुट खाते हैं वो मील हल्के। लंच। सर बेसिकली लाइक समझे घर से हैवी खाना खा के निकलते हैं सेल्स के लोग, दिन में खाया या नहीं खाया, और फिर राइट। So ये सोच कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी वर ऑल अवेक। लेट्स क्लैप फॉर आवरसेल्फ हियर। ओके, साथ में देखिए जब हम खाना नहीं खा रहे, राइट, जब हम खाना नहीं खा रहे तो भी बॉडी को इंसुलिन चाहिए। हम रात को जब सो रहे हैं तब भी बॉडी को इंसुलिन चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 24 आवर्स में इंसुलिन बॉडी में रिलीज होती रहती है 10 के से। ये जो मैंने आपको पीक्स दिखाई ये तो मील रिलेटेड है, राइट। हमने यहाँ लिखा भी है मील। नीचे आप देख रहे हैं ये इंसुलिन जो है ये सारा दिन 24 घंटे रिलीज होती है थोड़ी थोड़ी। ये इंसुलिन क्यों चाहिए होती है? ये हमारी बॉडी को जब हम सो भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तब भी इंसुलिन की नीड चाहिए। तो इस इंसुलिन को हम बेसल इंसुलिन बोलते हैं या बेसल, राइट। और ये मील रिलेटेड है। दिस वॉज गुड टू नो, ठीक है। तो हमें थोड़ा पेशेंट को अगर समझाना पड़ता है कि आप खाना ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा। एक क्वेश्चन है सर, ये जो यूनिट्स दिखाई गई है ये यूनिट्स क्या है? सर ये इंसुलिन की नीड्स है कि आप जैसे आपका मील का साइज होगा आपकी इंसुलिन की नीड ज्यादा होगी। और भगवान ने हमारी पेनक्रियास को ऑटोमेटिकली बनाया इस हिसाब से, जैसे अभी प्रीलंच सेशन बात हो रही है। ये जो 10, 20, 30, 40, 50 लिखती है ये क्या है? ये सर इंसुलिन के लेवल है। लेवल। और ये नीचे जो है आवर्स है, ये जो नीचे घंटे है टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जैसे नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट 8 बजे लेते हैं तो ये वो है। और यहाँ पे यूनिट्स है कि कितने यूनिट्स रिलीज हुए। हो पाया क्लियर? यस। वाई एक्सिस को आप बोल रहे हैं ना यहाँ, Yes. ये यूनिट्स है कि इतने यूनिट्स इंसुलिन रिलीज हुए, राइट। इज इट क्लियर सर? जब हम नहीं खाते तो इंसुलिन डाउन हो जाता तो इंटरमीडिएट फास्टिंग है। 1 मिनट रहता है। जो बेसल इंसुलिन, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है तो उस समय उसका बेसल इंसुलिन क्या हो सकता है? सर बेसल इंसुलिन जो है, देखिए इंसुलिन का बेसिकली काम क्या, हम उसमें आएंगे अभी, बट बेसिकली इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को पुश करना सेल्स के अंदर, राइट। यही है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी पे है। तो ग्लूकोज को क्यों पुश करना? क्योंकि ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी, राइट। तो जब हम लोग सो रहे हैं रात के टाइम, हम खाना तो 3 बार ही खाते हैं ना सर जी। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, और लंच और डिनर के बीच में भी आप कुछ नहीं ले रहे, मीन्स में भी आप सिर्फ स्नैकिंग नहीं करते, सिर्फ आप 3 मील ले रहे हो, राइट। बट एक तो आप थ्रोट एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, ये चीज समझ में आ गया। अब अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको लगता है आप सो रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, उनको भी तो एनर्जी चाहिए। और जब हम यहाँ लंच और इवनिंग डिनर के बीच में अगर हम कुछ भी नहीं लेते
एज्यूम पार्टी नहीं होती अभी, तो हम रात तक कुछ नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी तो काम कर रही है, उस टाइम भी तो इंसुलिन चाहिए, कॉन्टिन्यूसली ना हो, तो वो एक बेसिक इंसुलिन। दूसरा मैकेनिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम खाना नहीं खा रहे तब भी बॉडी को ग्लूकोज कैसे मिले। तो गॉड हैज ब्यूटीफुली मेड द बॉडी, हर एक चीज का इंतजाम है, राइट। तो उसको भी हम आगे नेक्स्ट 2 स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप योर क्वेश्चन, अभी ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ काफी कुछ पार्टली। स्लाइड से और हाँ, ये स्लाइड की बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे हमने खाना खाया, राइट, तो अगर अब हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो ब्रेकफास्ट सबने लिया आज? यस। ओके सर, ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया आपने आज? ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या लिया? फ्रूट लिया और इडली लिया और जूस लिया। सर आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया? मालूम नहीं क्या क्या लिया। भूल गए? लंच का वाला? लंच में लेमन राइस लिए, वेरी गुड। एक हाफ ब्रेड का पीस लिया, चने की दाल ली, और थोड़ी सी चाइनीज पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी और सलाद लिया। वेरी नाइस। मैडम आपने लंच में क्या लिया? या व्हाट डिड यू हैव इन योर लंच? राइस, मैम ब्राउनी और वनीला सॉरी फिश, राइस एंड फिश। अच्छा, वेज के साथ आप सारे कह रहे हो कि संदीप चावला काउंट कर रहा है हमने क्या क्या खाना है ना? सॉरी फॉर दैट। See, the idea was the meals we take. Why do we take food? We take food for energy, to keep us active, right? Now, food has got all the components. Food has खाने में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है? चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, हम चपाती खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट। बेसिकली अगर आप देखें, हम लोग मीटिंग्स में हम कितनी भी बात कर लें अच्छी सी, हम बड़ी हेल्थ कॉन्शियस करें, नोइंगली और अननोइंगली हमारी फूड का 60% पार्ट कार्बोहाइड्रेट है। 2 से 3 चपाती हम खाते हैं और आधा या 1 प्लेट राइस का हम खाते हैं। यहाँ आते हैं हमारा बहुत ऑप्शंस है, चॉइसेस है, बट नॉर्मल एक बात करते हैं, राइट। और जो लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं है वो तो सिर्फ सादा रोटी और थोड़ा सा अचार और सब्जी भी खा लेते हैं। वो काम करते हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं, या सिर्फ चावल और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उनको ब्रोकली या सैलेड तो नहीं मिलता, राइट, और सारा दिन काम भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी फूड में जो मैक्सिमम एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये जो आपने पनीर खाया या फिश खाया या चिकन खाया, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन हो गया, और जो हमने अगर पूरी खाया उसमें घी डाला, बटर डाला, वो फैट हो गया, राइट। सो ये तीनों कंपोनेंट्स रहते हैं हमारी, बट बेसिकली टू आस्क मी, मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स ही है। किसी ने आलू भाजी खाया उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। देन योर दाल एंड ऑल विच इज प्रोटीन। सो हम यहाँ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने खाए, वो ग्लूकोज बन जाता है, राइट। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, या मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूँ कि ग्लूकोज कैसे ट्रेवल करता है। जो हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, राइट। नाउ ग्लूकोज कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड में, अभी तक कहाँ था? स्टमक में था, ठीक है, ये स्टमक है, पेट है, राइट। तो ग्लूकोज या कुछ भी जो हम खाएंगे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड में जाता है, और ब्लड से कहाँ जाएगा सर? ब्लड से कहाँ जाएगा? थोड़ा सा ऐसे ही ब्लड से सेल्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर ही तो अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए हमें, राइट। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए? सेल्स के पास जाना चाहिए। तो सेल्स में एनर्जी जाएगी,
तो अभी ये हमने जो ग्लूकोज लिया ये कहाँ आ गया? ब्लड में आया, स्टमक से। अब जैसे ग्लूकोज ब्लड में आया, राइट, ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड में आ गया, पेनक्रियास को सिग्नल चला गया। क्या गया पेनक्रियास को सिग्नल? कि ये ग्लूकोज का लोड आ गया बॉडी में। तो पेनक्रियास को सिग्नल क्या आया? आप इंसुलिन बनाओ। मैंने आपको बताया था पहले की स्लाइड में, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इंसुलिन रिलीज हो जाएगी, तो ये इंसुलिन रिलीज होगा। अब इंसुलिन का क्या रोल रहेगा? ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को पुश करेगी सेल्स में। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन इज अ सॉर्ट ऑफ कैरियर व्हिच पुशेस ग्लूकोज इनटू द सेल्स। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए बात। ये तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का क्या काम है? एक काम है, और भी काम हम आगे आएंगे। ग्लूकोज को सेल्स में पुश करें। तो ये हमने बॉडी में सारे सेल्स हैं, पर हमने मेन जो सेल्स जहाँ ग्लूकोज यूज हो रहा है हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज ब्लड में आया, ब्लड से जब ग्लूकोज ब्लड में आया, पेनक्रियास को सिग्नल गया। क्या सिग्नल गया? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? वो सेल्स में ग्लूकोज पुश करना। तो और ग्लूकोज से क्या बनेगा? एनर्जी। सर ये क्लियर हो गया सबको? अब मैंने जैसे आपको कहा था ये एनर्जी तो हमें मिल गई। अब पूरे दिन का काम कैसे होगा? क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में हम लोग खाना नहीं खा रहे, तो जो यस सर किसने बताया? वेरी नाइस। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये बॉडी में स्टोर होगा 3 जगह, मेजर 3 साइट्स जहाँ ये सारा ग्लूकोज स्टोर होगा। सबसे पहले लीवर में स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा, ठीक है। तो सर लीवर का क्या है? जितना लीवर का साइज है, जैसे ये मेरे पास कप है या ये बॉटल है, इसमें कितना पानी आएगा? जितना इसकी कैपेसिटी होता है 100 ml। तो लीवर की कैपेसिटी है उसमें उतना ही ग्लूकोज आएगा। अब उसके बाद जो ज्यादा ग्लूकोज स्टोर होता है वो मसल्स में, और हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं जिनको हम साइंटिफिकली एडिपोज वहां पे भी स्टोर होता है। सो बॉडी में 3 मेजर साइट्स है ग्लूकोज की स्टोरेज की, लीवर, स्केलेटल मसल्स एंड फैट्स। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ये इन 3 पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा। कहाँ? लीवर, मसल्स, एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की स्टोरेज में भी इंसुलिन का रोल है। इंसुलिन क्या करती है? हेल्प करती है कि एक तो ग्लूकोज को सेल्स को दे देगी और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देगी। कहाँ? लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। तो लीवर में कैसे स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर में कैसे स्टोर होता है? मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और जो मसल में जो ग्लूकोज स्टोर होता है प्रोटीन और ग्लाइकोजन दोनों की फॉर्म में होता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू में फैट की फॉर्म में। तो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो सारा यूटिलाइज हो गया, वेस्ट नहीं हुआ। सो सर ये बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? सो ये बॉडी एक नॉर्मल पर्सन का मैकेनिज्म है। जब वो खाना खाएगा, खाने में जो ग्लूकोज होगा वो यूज करेगी बॉडी और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करेगी। अब सर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो हम खाने के बीच का पीरियड है, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच, अब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो कैसे मिलेगा? उस टाइम में क्या होगा? जो ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ये दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने एफडी रखा होता है ना, जब जरूरत के टाइम में एफडी को ब्रेक करवा देते हैं। यहाँ पे ये जो स्टोर्ड है एटीएम है, समझिए सर, एटीएम एग्जैक्टली। तो ये इसमें कौन सा हार्मोन काम आएगा? अब हमने खाना नहीं खाया पर हमें ग्लूकोज चाहिए अपने काम करने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो फिर दोबारा पेनक्रियास को सिग्नल जाता है। तो इसका वो इंसुलिन रिलीज नहीं करेंगे, इस टाइम वो ग्लूकोगॉन रिलीज करेंगे। और ग्लूकोगॉन का क्या काम है? वो इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में करता है। तो इस तरह बॉडी में एक बैलेंस मैकेनिज्म चल रहा है। एक नॉर्मल पर्सन में पेनक्रियास 2 हार्मोन दे रही है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकोज।
ग्लूकागॉन, राइट। तो आपको ग्लूकागॉन का क्या समझ में आएगा, जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन उसको दोबारा ग्लूकोज। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। यस यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अति सुंदर सर, अति सुंदर। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके सर, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हाँ, नहीं, सर अब क्या है, हम समझते हैं कि इंसुलिन का क्या रोल है। बेसिकली हम कहते हैं, मैंने आपको सेल जो बताया, ये हमारी बॉडी का एक सेल है, राइट। ये इसका डोर है, राइट। तो जो हम यहाँ डोर दिखा रहे हैं, यहाँ भी ये सेल मेम्ब्रेन थी। अब ग्लूकोज को अंदर जाना है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज आया, अब इस ग्लूकोज को अंदर जाना है। तो इंसुलिन एक तरह की चाबी है जो इस डोर को खोलेगी और डोर खुलेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, राइट। यस, सो इट इज अ की which opens the door for the glucose. So इसका मतलब ये है कि अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर डोर बंद रहेगा और ग्लूकोज बाहर घूमता रहेगा, राइट। ठीक है, सो ये बात क्लियर होगी ना बॉस। तो क्या है कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से बन रही है और काम कर रही है तो ग्लूकोज सेल्स को अच्छे से मिलेगा। आप खाना खाएंगे, ग्लूकोज बनेगा, सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे। सो दिस इज फॉर नॉर्मल हेल्दी पर्सन लाइक अस, विच मे नॉट द केस विद डायबिटिक। ऐसा डायबिटिक के साथ नहीं होता। क्या होता है हम देखते हैं। सो सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटिस नाम कैसे पड़ा, ये हिंदी का तो नहीं है वर्ड, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। मधुमेह ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसमें मेलाइटिस कहते हैं हनी को, मेलाइटिस कहते हैं हनी को, और डायबिटीज कहते हैं साइफिन। साइफिन मीन्स किडनी। तो पहले इतनी टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती थी ना सर। तो क्या होता था, कुछ पेशेंट्स जो यूरिन करते थे, ठीक है, पेशाब भी बाहर करने जाते थे सर, बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं। वहां भी तब मोदी जी नहीं आए थे और इंडिया में भी तो मोदी जी बहुत लेट आए, तो लोग बाहर जाते थे। मैंने तो प्रेसिडेंट हाउस के सामने भी किसी को यूरिनेट करते देखा है। हम लोग तो अब थोड़े कॉन्शियस हो गए सब लोग, राइट। तो जब हम ये लोग बाहर यूरिनेट करते थे तो क्या होता था, उस जगह में चींटियां आ जाती थी, तो हम कहते थे इसका स्वीट यूरिन है और ये डायबिटिक है। कितने सालों तक जो डायबिटीज टेस्ट करने का तरीका यही था कि यूरिन को टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें रिएजेंट डाल के हीट करते थे, उसका कलर रेड हो जाता था, तो कहते थे डायबिटीज। बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं उसको, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब तो ग्लूकोमीटर आ गए और ब्लड टेस्टिंग का तरीका भी, तो तब यूरिन के थ्रू टेस्ट, तो इसलिए इस डिजीज का नाम बना डायबिटीज मेलाइटिस। मेलाइटिस नहीं हो सकती, राइट। सो ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें बॉडी अपना ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती तो बहुत हाई ब्लड शुगर हो जाता है, जिस कारण बहुत इमरजेंसी भी होती है। टू मच ग्लूकोज को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और टू लिटिल ग्लूकोज को हम हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। सो हाइपरग्लाइसीमिया इज नथिंग बट हाई ब्लड शुगर। बट जब आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे होंगे, पेशेंट्स क्या इंटरेक्ट करेंगे, तो कई बार आपको कुछ पेशेंट बताएंगे हमें हाइपो भी हो गया, हमने दवाई दी थी, जो हमारी मेडिसिन से नहीं होगा, वो हमारी मेडिसिन का यूनिक पॉइंट, राइट। सो ये पॉइंट भी डिस्कशन में आएगा। सो दिस इज डायबिटीज मेलाइटिस, ओके। अब हम एक क्वेश्चन जो आया था, जो मैंने आपका क्वेश्चन बात किया था वहां, तो डायबिटीज बेसिकली 3 तरह की होती है, बट मेजर हम यहाँ बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, राइट। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। तो मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंस बताने के लिए 2-3 मिनट का टाइम दूंगा। तो ये थोड़ी साइंस है। तो डायबिटीज जो टाइप 1 है, इसमें बॉडी में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, 0, नो इंसुलिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन, तो जैसे
आपने सुना होगा किसी को आर्थराइटिस हो गया, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। उसी तरह टाइप 1 डायबिटीज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ये होता है हमारी बॉडी के अंदर रोग, क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ। रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप सर इतना समझा रहे हो हमको, सर हमारी कितना अच्छा कैसे आप समझा रहे हो। अरे बहुत अच्छा, बाकी बहुत है सर, बहुत सुपर डुपर। हमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके बाद हम डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। हम सर, देखो यही चाहते हैं, ऐसे ही बताएंगे सब हम यही चाहते हैं। आपने मुझे उत्साह दे दिया, सर और अच्छा पढ़ाऊंगा। अरे सर थैंक यू। बहुत देर तक हाँ, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है सर, ये आपको याद करने पड़ेगा क्योंकि एंटीबॉडीज की हिंदी मेरे को नहीं आती। एंटीबॉडीज का काम क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाहर से अगर हमारा कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी को अटैक करने आ रहा है तो एंटीबॉडीज उससे लड़ती है, ठीक है। अब दो बातें होंगी, या एंटीबॉडीज जीतेगी या बैक्टीरिया वायरस जीतेगा। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी एंटीबॉडी स्ट्रांग है, वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वायरस को मार देगी और हम हेल्दी रहेंगे। परंतु जिसकी एंटीबॉडीज कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वहां जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आया था वो जीत जाएगा। हम 5 लोग जाते हैं बाहर छोले भटूरे खाने, राइट। दिल्ली में छोले भटूरे लोग बहुत खाते हैं, भूख लगी होती है तो बाहर और कुछ नहीं होता। तो 3 लोग तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, 2 लोग का थोड़ा स्टमक अपसेट हो जाता है। कहते हैं यार कल कुछ छोले भटूरे में खराब था, कुछ तो गड़बड़ था। कहते हैं नहीं यार मैं तो मस्त था। हल्के से कहते हैं नहीं यार मेरा सब थोड़ा मतलब वो जो 2 लोग जिन्होंने कंप्लेन किया, चीज तो सेम थी, बैक्टीरिया तो था छोले भटूरे में, पर हम 3 बंदे जो ठीक रहे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। और जो बीमार पड़ गए वहां एंटीबॉडीज हार गई। अब ये तो सर एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बट कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर की एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को अटैक कर लेती है। उनको लगता है ये कुछ सेल गड़बड़ कर रहे हैं। अटैक तो उन्होंने बाहर वालों को करना होता है, तो कई बार उनमें एंटीबॉडीज में ऐसी एब्नॉर्मेलिटी और रिएक्शन आता है तो अपने बॉडी के सेल्स को ही अटैक करके उनको खत्म कर देती है रातों रात। तो यही चीज टाइप 1 डायबिटीज में होती है कि हमारी बॉडीज की एंटीबॉडीज बीटा सेल को खत्म कर देती है, डैमेज कर देती है। बीटा सेल 0 हो गया सर, जब बीटा सेल 0 हो गया तो क्या होगा, 0 पेशेंट को उठता है, अगले 2-3 दिनों में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ना वो जो कुछ भी खाता है उसका ब्लड शुगर बहुत हाई और उसकी यूरिनेशन, पेशाब नहीं रुकती, होती रहेगी। वो जो सर बता रहे थे ना, बार बार यूरिन जाना पड़ता था जब 600 शुगर हो, तो उस बच्चे की या उस यंग बंदे की हालत ऐसी होती है। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज 30 साल की एज तक, राइट। अब तो ये हालत हो रही है क्योंकि इसकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही। जब इंसुलिन बन नहीं रही तो क्या होगा, आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि उसके बीटा सेल 0, इस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और ऐसे पेशेंट्स को बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। अब हमारे वसीम अकरम जी जो है, ही इज अ टाइप 1 डायबिटीज एंड ही इज ऑन इंसुलिन। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका मैं क्वेश्चन बात है। इसी तरह सोनम भी टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। अब और ये जनरेशन से भी आते हैं। सर ये तो ऑटोइम्यून है, नहीं अचानक ही होता है तो बॉडी शुरू से नहीं होता। जरूर नहीं है कि अगर टाइप 1 की बात करें, टाइप 2 की नहीं। टाइप 1 जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक टाइप 2 में जेनेटिक्स हो सकता है। मतलब बॉडी आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है टाइप 1 डायबिटिक होने का। इम्यून सिस्टम अचानक खराब हो जाता है। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर एक वायरस आ गया जो अपने सिस्टम को खराब कर दिया। एग्जैक्टली, जैसे कंप्यूटर में वायरस। राइट। ऐसी और भी बीमारियां होती हैं, जैसे आर्थराइटिस होती है। आर्थराइटिस सुना है आपने, यूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया बोलते हैं। इवन थायराइड भी सर गई है नहीं, थायराइड हार्मोन डिसऑर्डर।
एंटीबॉडीज को प्रत्यक्षक जो ना प्रणाली उनमें जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं। वाई भाजी का जॉइंट सारे अंगूठे पकड़ती है। सर इसमें कोई रिसर्च नहीं हुआ, ऐसा होता है ऑटोमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। सर ये इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई, अगर पता चल जाएगा फिर तो हम होने ही नहीं देंगे, कोई ऐसी वैक्सीन बना देंगे आप कुछ, अभी इस पे रिसर्च नहीं। तो सर ये हम कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में अगर ये हमने खाना खाया तो जो ग्लूकोज तो होगा और इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगी। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा और सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। डायबिटीज को चेक करने के टेस्ट होते तो इंसुलिन को चेक करने के टेस्ट होता है। और सर ये एक्चुअली क्या है कि जैसे आपका अचानक डैमेज ही हो गया तो टाइप 1 का सिम्टम के बेस पे पता चलता है। जब बच्चे की या पेशेंट की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कुछ खा रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको यूरिनेशन रुक नहीं रही उसकी, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। वहीं जाके टाइप 1 डायग्नोस या डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर इमीडिएटली टेस्ट से डायग्नोस कर देगा। और उसमें कीटोन बॉडीज वगैरह भी उसके बहुत सारी चीजें होती है जिससे पता चलता है। ये नहीं है टाइप 2 में नहीं पता चलता। मैं उस पर भी आऊंगा टाइप 2 और टाइप 1 में क्या फर्क है। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, हमारी इंसुलिन बन रही है और कम बन रही है, और दूसरा अगर बन रही है तो इफेक्टिव है। टाइप 1 और टाइप 2 में मेन मोटा मोटा डिफरेंस है। टाइप 1 में 0 इंसुलिन, टाइप 2 में इंसुलिन इज देयर, या तो कम बन रही है और अगर बन रही है तो वो इफेक्टिव नहीं है, उसका आंसर हम नेक्स्ट की स्लाइड में, राइट। तीसरी डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेशेंट्स में ये डायबिटीज हो जाती है। ओके, और इसका क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज को ट्रीट ना करा जाए तो कई बार अबॉर्शंस हो जाते हैं या जो बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल होगा। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट को भी कॉन्टिन्यूस डॉक्टर से जाके इलाज कराना पड़ता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। मोस्टली जेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन दी जाती है क्योंकि ओरल मेडिकेशन 3rd मंथ के बाद अलाउड ही नहीं होते, तो इंसुलिन दी। 4th मंथ नहीं होता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, फाइन। So is this clear? Yes. Now that we have seen all this, हम एक आपको एक एवी भी दिखाते हैं। हमने कुछ एवी बनाई है और गुंजन मैडम का बहुत हेल्प मिला हमें उसमें। तो एक ऑडियो विजुअल हम आपको दिखाते हैं ताकि साइंस थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाए। मैम, कैन वी हैव द एवी? पैनक्रियास। Sound. बत्रा सर, ये वाला वर्कशीट है ना, ये वाला पड़ेगा ना, है ना, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक फर्क है। उनका था ओवरऑल लाइफ के बारे में। All right. हाँ। So please pay attention. सादा पॉइंट। सरिता मैम, पैंक्रियास की भूमिका और शारीरिक रचना। पाचन तंत्र में पैंक्रियास एक महत्वपूर्ण अंग है। ये अपर एब्डोमेन में पेट के ठीक पीछे और छोटी आंत के बगल में स्थित होता है। अधिकांश वयस्कों में ये 6 से 10 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। पैंक्रियास मुख्य रूप से ट्यूब्स या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट्स के एक नेटवर्क से बना होता है जो छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में तरल पदार्थ छोड़ते हैं।
जिसे डुओडेनम कहा जाता है। शारीरिक रूप से पैंक्रियास 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है, सिर, शरीर और पूंछ। पैंक्रियास के 2 कार्य हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसका एंडोक्राइन फंक्शन ब्लड शुगर रेगुलेट करने वाले केमिकल्स और हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। वही एक्सोक्राइन फंक्शन है ऐसे एंजाइम का उत्पादन करना जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को अमीनो एसिड में और लाइपेज फैट यानी वसा को तोड़ते हैं। चूंकि ये पाचन एंजाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब वे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए पैंक्रियास में होते हैं तो वे एक सुरक्षात्मक परत में लिपटे होते हैं। पाचन एंजाइम पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर गुजरते हैं और अंततः मेजर पैपिला, जिसे एम्पुला ऑफ वेडर भी कहा जाता है, में डुओडेनम छोड़ जाते हैं। एक बार जब वे पैंक्रियास से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं तो सुरक्षात्मक परत हटा दी जाती है और एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। पित्ताशय की थैली से बाइल भी मेजर पैपिला में डुओडेनम में प्रवेश करता है। बाइल वसा को छोटी वसा बूंदों में तोड़ता है जो लाइपेज द्वारा पचाने में आसान हो जाता है। जब पैंक्रियास स्वस्थ होता है तो ये एक स्वस्थ डाइजेस्टिव सिस्टम में योगदान देता है। हालांकि जब पैंक्रियास सही तरीके से काम नहीं करता है और अस्वस्थ होता है तो हमें भोजन को ठीक से पचाने या ब्लड शुगर को स्वस्थ सीमा में बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। अस्वस्थ पैंक्रियास के परिणामों में दस्त, सूजन, पेट फूलना, तैलीय और बदबूदार मल, वजन कम होना, कुपोषण, पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल और मधुमेह शामिल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा शराब पीना, ज्यादा वसा वाला खाना, ज्यादा वजन होना और तंबाकू उत्पाद का प्रयोग आपके पैंक्रियास पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे ये काम कम कर पाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कुछ अनुवांशिक स्थितियां भी हैं जो पैंक्रियास को प्रभावित करती हैं। पैंक्रियास को स्वस्थ रखने में मदद के लिए ऐसा आहार ले जिसमें फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में हो। प्रोटीन के पसंदीदा स्रोतों में मछली और सफेद मांस शामिल करें। उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों और शराब को सिर्फ खास मौकों तक ही सीमित रखें। स्वस्थ वजन बनाएं, हेल्दी वेट मेंटेन करें और अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर पर नजर रखें। शराब को बिल्कुल मना नहीं किया। आज खास मौकों तक सीमित किया आज खास होता और आज शाम को वो खास मौका है। अब पहचान लिया कौन कौन रहा है। एक लेने के बाद कंट्रोल करें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम बैक। यस सर। कॉन्टिन्यूटी रहेगा। तो सर, अगर मोटा मोटा हम टाइप 1 और टाइप 2 को डायग्राम के हिसाब से डिफरेंस समझना चाहें तो हम दोबारा सेल के पास आते हैं, राइट। और ये हमारा गेट है, डोर है। अब आपने देखा हमने खाना खाया तो बहुत सारा ग्लूकोज आया पर इंसुलिन नहीं थी। इंसुलिन इज 0, चाबी नहीं है हमारे पास, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जब ग्लूकोज बिल्कुल नहीं होता, सॉरी इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, तो सारा ग्लूकोज ब्लड में राइट। टाइप 2 में क्या होगा, ये क्लियर हो गया। टाइप 2 टाइप 3 में हमने खाना खाया, ग्लूकोज आया, इंसुलिन है और ये इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है, ये डोर को खोल नहीं पा रहे, तो ग्लूकोज कहाँ है, सारा बाहर ही घूम रहा। तो सेल कैसा रहेगा, सेल जो है विदाउट फूड विदाउट एनर्जी स्टार्विंग, बहुत अच्छा बढ़ता। तो एक डायबिटिक जो सेल है उसकी कंडीशन पता कैसे होती है, जैसे आपने किसी को बोट को डाल दिया समुद्र में, राइट। समुद्र में आपने डाल दिया, बोट में बंदे को, उसको बिस्लरी दे के नहीं भेजा, राइट। अब उसके आसपास सारा पानी पानी है, थोड़ा पानी को पी नहीं पाएगा और प्यासा रहेगा। सो वाटर एवरीवेयर बट स्टिल थर्स्टी। सो यहाँ पे हमारा सेल भी ऐसे ही है, बहुत ग्लूकोज है, आपने बहुत सारा खाना खाया पर वो ग्लूकोज सेल को मिल नहीं पाएगी। ये विडम्बना होती है डायबिटिक। दिस इज आवर डायबिटिक पेशेंट। ओके, कुछ डिफरेंसेस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, ये गुड टू नो है, राइट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 ज्यादातर 30 साल के बाद होता है,
तो आज से 40 साल पहले मैं जब डायबिटीज पढ़ा रहा होता था, राइट, तो हम टाइप 2 डायबिटीज में बोलते थे टाइप 2 डायबिटीज 40 साल के बाद होती है, राइट, ठीक है। हमने भी अपनी फैमिली में मेरे फादर को 50 इयर्स के बाद डायबिटीज हुई, जो मुझे याद है, एंड ही हैज कंट्रोल्ड हिज डायबिटीज, ही इज नाउ 90, 100%। एंड आई वांट टू टेल यू, आज जब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की बात की थी, मेरे घर में ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने आपको बहुत सारे सैड चीजें शुरू में बताई। माई फादर इज फिट एंड विदाउट एनी मेडिकेशन ऑन डायबिटीज फॉर लास्ट 10 years एंड नो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। तो मैं आपसे कह रहा था कि पहले डायबिटीज जब हम बात करते थे, हम कहते थे ये टाइप 2 डायबिटीज 40 साल के बाद होगी। अब क्या हुआ, थैंक्स टू मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ओके, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर गेम्स, नो फिजिकल एक्टिविटी, 20 साल की उम्र में डायबिटीज स्टार्ट हो गई। 20 साल में डायबिटीज स्टार्ट हो रही है। सेलिब्रेशन टाइम फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, वेरी गुड, यू नो दे थिंक फॉर all medicine companies, but not so good for society, not so good for family. You know why? Diabetes is genetically linked. आज अगर मेरे मदर और फादर दोनों में से एक को डायबिटीज है, तो मेरे 50% चांसेस हैं कि मुझे भी डायबिटीज। और अगर मेरे फादर और मदर दोनों को डायबिटीज है, तो 100% चांसेस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस रूम में भी, इफ सम ऑफ यू आर हैविंग डायबिटीज इन फैमिली, आपको साल में एक बार ब्लड शुगर जरूर चेक कराना है। भगवान करे हम लगती रहे और आपको डायबिटीज ना हो। मैं बार बार कहता हूँ, ये दवाइयाँ होती हैं, ये पेशेंट्स को खिलाने के लिए। हमारे यहाँ हमें इस रूम में अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से बनाना पड़ेगा। आई डोंट वांट दैट एनीबॉडी ऑफ अस शुड सफर बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज, ओके। एंड आई हैव टोल्ड यू, I am very fortunate that my father could win over this disease. And the only reason was he is very disciplined. Very disciplined. Okay. So आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज 20 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, राइट। और टाइप 1 मैंने आपको कहा इट कैन स्टार्ट एट एनी एज, क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन जब बॉडी में हुआ हो जाएगी, इसकी कोई एज तो नहीं, ओके। टाइप 1 विल बी सडन, अचानक हो जाएगी। ये बात भी अभी हुई थी, कैसे पता चलेगा। बट टाइप 2 डायबिटीज अचानक नहीं होती सर, टाइप 2 अचानक नहीं होती। आप जितने भी पेशेंट्स को ये दवाई हम देंगे, 90% अभी जो संख्या है सर, 10% टाइप 1 लोग होते हैं, 90% टाइप 2 होते हैं, 90% टाइप 2 होते हैं, राइट। और टाइप 2 डायबिटीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये एक दिन में नहीं होती, 10 साल लगते हैं। 10 साल पेशेंट रहता है जिस स्टेज में, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। वो भी हम अभी सीखेंगे प्री डायबिटीज में। 10 इयर्स, 10 साल टाइम मिलता है कि सुधर जाओ, आप चेंज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। 10 साल के बाद डायबिटीज के सिम्टम्स और 10 साल का सर कैसा है, मैं वो मैकेनिज्म के आपसे डिस्कस करूंगा। सो दिस इज टाइप 1 के जो सिम्टम्स होते हैं सीवियर होते हैं क्योंकि अचानक होती है, टाइप 2 के ग्रेजुअल होते हैं। टाइप 1 में नॉर्मली पेशेंट पतला होता है, थिन होता है। टाइप 2 में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर ओबीज, कुछ पेशेंट्स पतले भी होते हैं बट मेजॉरिटी ओबीज होता है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टाइप 2 में इट इज नॉट ऑटो। सी पेप्टाइड अगर हम ब्लड टेस्ट करें, जैसे आप कह रहे थे, टाइप 1 वाला जो पेशेंट है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। सी पेप्टाइड इज द मार्कर ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस। टाइप 2 में सी पेप्टाइड्स होते हैं क्योंकि इंसुलिन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण। व्हाट इज द रीजन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज? ओके, ब्रॉडली हम 3 कारण बोलते हैं, और जो सबसे पहले वाला कारण है जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, यहाँ भी हमारी मेडिसिन काम करती है, राइट, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है?
इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ओबेसिटी से है। जितना हमारा वेट ज्यादा होगा, जितनी ओबेसिटी होगी, उतना हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें, हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है बट वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं, इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है। वो इंसुलिन इफेक्टिव क्यों नहीं है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट मोस्टली ये ओबीस पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, और अगर वेट ज्यादा होगा उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उसके कारण डायबिटीज। राइट? सो क्लियर? तो ब्रॉडली अगर हम बात करें, डायबिटीज के 3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन कम बना रही है, हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन कम बना रही है। दूसरा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी मसल्स और सेल्स में ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और तीसरा कारण हमारा लीवर ग्लूकोज ज्यादा बना रहा है। ये इस पर भी मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी है, यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था शुरू की कुछ स्लाइड्स में, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, कि जो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी में 3 जगह स्टोर होता है। फैट सेल्स, लीवर, मसल्स। So we have a wonderful group. What a nice recap. आप समझा अच्छा रहे हो, हम लोग ऐसे इतने अच्छे हैं नहीं। ये तो ये खुद कभी नहीं करते सर। सो हम लीवर पे आते हैं। लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है, और लीवर का क्या काम होता है? 2 टाइप है सर। एक, जब हम खाना नहीं खा रहे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम, लंच और डिनर के बीच का टाइम, और एक जब हम रात को सो रहे हैं, उस टाइम हमारी बॉडी की ग्लूकोज की नीड है वो लीवर कंप्लीट करता है। लीवर धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ता है। ये सबको क्लियर हो गया सर? सो आई वंस अगेन रिपीट, इन बिटवीन द मील्स एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे हैं और मील्स के बीच का टाइम, उस टाइम लीवर बॉडी को ग्लूकोज। बट टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? लीवर डिफेक्टिव हो जाता है, वो सारा टाइम ग्लूकोज छोड़ता है ज्यादा। जिस टाइम हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उस टाइम ग्लूकोज नहीं चाहिए लीवर से, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज आ गया, तब भी छोड़ रहा है ना? और रात के टाइम जितना छोड़ना चाहिए उससे ज्यादा छोड़ना है, जिसको कहते हैं एक्सेसिव हेपेटिक ग्लूकोज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है डायबिटीज में ग्लूकोज बढ़ने का। यहाँ पे भी हमारी दवाई साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडी बहुत अच्छी राइट। तो मेरे ख्याल साइंस ज्यादा हो गई, बट स्टिल मैं आपको 2-3 कारण और बताऊंगा डायबिटीज के, उसके बाद आपको बहुत अच्छी ये भी दिखाएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया इम्पेयर्ड ग्लूकोज सिक्रेशन, बीटा सेल जो है इंसुलिन बना नहीं रहे। दूसरा हमने आपको बताया कि बीटा सेल इंसुलिन तो बना नहीं रहे पर ग्लूकोगॉन ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोगॉन तो अच्छी चीज नहीं है ना, जब चाहिए तब तो ठीक है, अदरवाइज तो अच्छी चीज नहीं है। तीसरा, हमारा लीवर जो है वो ग्लूकोज ज्यादा बना रहा है, राइट? लीवर ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है, और हमारी मसल्स जो है वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं ले पा रहे। मसल मतलब स्केलेटल मसल्स, आपको याद है स्केलेटल मसल में भी हमने बताया था ग्लूकोज स्टोर होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो स्केलेटल मसल ग्लूकोज नहीं लेता है। और डायबिटीज में मैंने आपको बताया था, डायबिटीज में 3 जगह इंसुलिन काम कर रही है, स्केलेटल मसल पे, लीवर पे, एडिपोज पे। एडिपोज टिश्यू पे क्या काम कर रही है? फैट्स का स्टोरेज कर रही है, राइट? आपको याद है हमने बात की थी। अब सर ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ, जो बहुत जरूरी है जब आप पेशेंट को समझाओ और हमारी अंडरस्टैंडिंग है। डायबिटिक पेशेंट्स में फैट्स का स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमने खाने में फैट्स खाए थे वो लीवर में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जानी चाहिए, पर क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही पूरी, तो वो जो फैट्स है वो ब्लड में आ जाती है, ब्रेकडाउन। तो जो ये फैट्स ब्लड में आ जाते हैं सर, उसके बाद क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर सारे फैट्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं,
ब्लॉक कर जब फैट्स ब्लड वेसल्स जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और ब्लॉकेज करते हैं, तो आने वाले टाइम में पेशेंट्स में हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये एक डायबिटिक पेशेंट में स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस 2 times मोर, 2 गुना ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल, 2 times मोर। वाई? क्योंकि फैट्स का मेटाबॉलिज्म। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि डायबिटीज में ये सारे। अच्छा, इसका उल्टा होता है, हार्ट प्रॉब्लम डायबिटिक कर सकती है? नहीं, वो नहीं। पर डायबिटिक पेशेंट जो है वो हार्ट, उसमें 100% ऐसा है कि होगा ही होगा हार्ट का, पर अदरवाइज नहीं है, उल्टा नहीं। ठीक है जी, सर डन। तो विल रिक्वेस्ट कुंजन मैम एक अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज बता। ये भी वीडियो बहुत अच्छा है जो भी आप देखने जा रहे हैं। आपकी सब चीज अच्छी है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये गलत है सर, ये गलत है सर, ये गलत है। अरे ये बहुत लोगों की उल्टी करती है, इसका मौका मिलना चाहिए। वहाँ पे स्क्रीन दूसरा लगा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। ये यही तो होना चाहिए। शाम वाली स्लाइड लग गई। ये तो शाम को चलने से पहले दिखा था। ये हाथ पे क्या है यार? ये ऐसा लग रहा है कि टायर की चीज हाथ में आ गई है। स्क्रीन डुप्लीकेट नहीं हो। ये बाहर क्लोन करिए, क्लोन। हार्ड वर्किंग राइट। तो डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज के रूप में शुगर हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने के बजाय रक्त में जमा हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्रेक होता है और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जो फिर बॉडी के इस्तेमाल के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो खाना कार्बोहाइड्रेट्स या वेरियस शुगर्स कंटेन करते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट फ्यूल सोर्स है, लेकिन ग्लूकोज को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पहले सेल्स के अंदर जाना पड़ता है। पैंक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो एक केमिकल मैसेंजर है और ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करने में मदद करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने पर इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसेस को ट्रिगर करता है। टाइप 2 डायबिटीज में सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं और ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने के लिए उसके मैसेज को इग्नोर करते हैं। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियास वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो रेजिस्टेंट सेल्स को ग्लूकोज लेने के लिए ट्रिगर करे।
डायबिटीज का सबसे नोटिसेबल सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और एक्सेसिव थर्स्ट। दूसरे सिम्टम्स में वीकनेस, ड्राउजीनेस और ब्लर्ड विजन इंक्लूड होता है। ये सब ब्लड में केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड होते हैं। लगभग 4 में से 1 लोग को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये डिजीज है। डायबिटीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना बेहद जरूरी है। समय के साथ हाई ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, जो उन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं जिनको ये वेसल सप्लाई करते हैं, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। स्मॉल या माइक्रो ब्लड वेसल्स का डैमेज विजन प्रॉब्लम्स, साइट लॉस, नर्व डैमेज और किडनी डिजीज का कारण बन सकता है। लार्जर या मैक्रो ब्लड वेसल्स का डैमेज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और पुअर ब्लड सर्कुलेशन का कारण बन सकता है। ओवर मैक्रो वाला इंक्लूड होता है। ये सब ब्लड में केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड होते हैं। लगभग 4 में से 1 लोग को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये डिजीज है। डायबिटीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना बेहद जरूरी है। समय के साथ हाई ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, जो उन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं जिनको ये वेसल सप्लाई करते हैं, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। स्मॉल या माइक्रो ब्लड वेसल्स का डैमेज विजन प्रॉब्लम्स, साइट लॉस, नर्व डैमेज और किडनी डिजीज का कारण बन सकता है। लार्जर ये आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था, अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये जो है ब्लड वेसल है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। एक से जैसी आती है कि ये हार्ट वाली कॉरोनरी और ब्लड वेसल्स में कि ये पूरा ये जो अंदर वाला रास्ता बंद हो जाता है, इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसको कहते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब तीनों आर्टरीज ब्लॉक हो गए। आपने सुना होगा कि गए डॉक्टर ने इको किया, उसका एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा आपको तो ट्रिपल वेसल डिजीज है, आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है, अब आपको या तो स्टंट लगेंगे या फिर आपको बाईपास करा देंगे। आपने सुना होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स। अब ये एक दिन में नहीं होता, इसको कम से कम 20 साल 20 ईयर हमें बहुत मौका देता है भगवान कि आप सुधर जाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ तो अभी जैसे डाटा था 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। इंडिया वर्ल्ड में जितनी डायबिटीज है ना सर, अगर वर्ल्ड में 6 लोगों को डायबिटीज है तो उसमें से 1 डायबिटिक इंडियन है, 1 आउट ऑफ 6। इतना इंडिया में प्रेवलेंस है। और 50% लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें डायबिटीज है। 2 रीजन है, या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या इग्नोरेंस है। कितने लोग हैं जो जिनके यहाँ कंपल्सरी है कि आप हर 25 साल की उम्र के बाद 25 की उम्र के बाद हर साल ब्लड चेक कराओ मेडिकल? नहीं। कितने हमारे यहाँ कौन कर जाता है? आइडियली होना चाहिए। मेरा आप सबसे अभी भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, आप एक बार साल में सब ब्रदर सिस्टर्स अपना रूटीन सारा चेकअप करो। बिकॉज 10 साल बाद सिम्टम आते हैं और 20 साल बाद ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो हमने 20 साल तो लूज ही कर दिया ना सर, जो हम कर सकते थे अवेयरनेस और नॉलेज, राइट में। वेसल्स का डैमेज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और पुअर ब्लड सर्कुलेशन का कारण बन सकता है। ओवरवेट और इनएक्टिविटी टाइप 2 डायबिटीज के मेजर कॉजेज हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आपको रिस्क ज्यादा हो सकता है। कुछ एथनिक पॉपुलेशंस भी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने के लिए ज्यादा रिस्क पर होती हैं। आखिर में कुछ मेडिकेशंस भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थियाजाइड डाययूरेटिक्स और वो कुछ ड्रग्स जो मेंटल इलनेस ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही कुछ एंटी रेट्रोवायरल्स जो HIV इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
संक्षेप में टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज के रूप में शुगर हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने की बजाय रक्त में जमा हो जाती है। अगर टाइमली डायग्नोज या फिर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो टाइप 2 डायबिटीज कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकती है। ओके। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक हाँ हो गया। You want to show yourself? We understand that. No issue. Okay. हाँ जी। नो इशू ऑल योर्स। अभी जो एक था उसके बीच में जब आपने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज है ये हमें 10-1 साल का मौका देता है और हमें कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए रेगुलर जाना है, तो उसमें तो HbA1c भी कम आ रहा है या फिर नॉर्मली जो है अगर फास्टिंग और पीपी भी नॉर्मल आ रहा है, तो अदर कौन से पैरामीटर्स है जिस पे ध्यान देना है कि वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकता है? आने वाली 5 स्लाइड में आपका सर ये वाली ट्रेनिंग सर कितने साल से दे रहे हो आप? जैसे क्या हो रहा है ना 100 पन्ने में बताया था तुम्हारा वाला ना, और 96 पन्ने में चौथी लाइन में तुम्हारा आंसर रखा हुआ ऐसे पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये हमारे नोएडा के ऑफिस में बनी है अपनी टीम को दिमाग में रखते हुए। जी जो स्पेशली हम लोग के प्रोडक्ट के। हाँ, मैं डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी काफी लेता हूँ, तो हमने कोशिश किया है कि सिंप्लीफाई करें। तो हमारा तीसरे कट में आके जैसे पूरी टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी टीम के लिए मेरा वॉलपेपर ही है। मेरा वॉलपेपर ही है। कौन सी बन के सर ये अलग फोल्डर नहीं था। सर सब है यहाँ पे स्क्रीन दूसरा है। एरर वायरस आ गया जैसा इन्होंने बोला, वो यही है वायरस। चावला सर। यस सर। आप डायबिटिक पेशेंट हैं क्या? हाँ बहुत कंट्रोल में। आपको कब पता चला? मैं 10 साल से हूँ डायबिटिक। 10 साल। अब मेरे सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं, ब्लड प्रेशर 100%। आपको जानकारी अच्छी है इसलिए आप कंट्रोल करो। नहीं, कई बार आप लकी भी होते हो। स्ट्रेस नहीं होता कि बस स्ट्रेस से भी डायबिटिक हो, पर दवाइयाँ भी ले रहे हैं। मेरे छोटे भाई का कंट्रोल नहीं है, उसका 300 350 रहता है। वैसे सर क्या एज हो गया आपकी? अभी 58। एक डॉक्टर साहब फादर है 80 ईयर्स के हैं प्लस, हर चीज मुझे डांटते हैं क्यों नहीं खाता, हर चीज जलेबी खिला दो कुछ खिला दो। किसके आप थे? हाँ डायबिटीज कुछ नहीं है उनको, और बीपी नॉर्मल आता है। आज भी जो है चलिए